तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो फ्रेंड्स ये फ्रेज आपने ज़रूर एक फेमस हिंदी बॉलीवुड मूवी के अंदर सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो का हमारा इसी से ही मिलता जुलता स्टेप है कि ये तारीख पे तारीख पढ़ती क्यों चली जा रही है। इतने सारे केसेस इंडिया के अंदर पेंडिंग क्यों होते चले जा रहे हैं, करोड़ों केसेस इंडिया के अंदर पेंडिंग है। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसका थीम यही रहेगा, स्टेप पे स्टेप, स्टेप पे स्टेप, स्टेप पे स्टेप। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो भी अपकमिंग लॉयर्स हैं, जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिविल केस के स्टेजेस क्या होते हैं, सिविल केस कैसे डिसाइड होता है। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, ये है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसके अंदर कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया कि एक सिविल केस को कैसे, किन किन स्टेप्स से जाना पड़ेगा, केस शुरू कैसे होगा, ये होगा तो वो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारी स्टेजेस इस सीपीसी के अंदर बताई गई हैं। वैसे तो ये बहुत लंबा एक चैप्टर है सीपीसी का, पूरा इसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइड्स में एक्सप्लेन करने के लिए आपको ब्रॉडली कोशिश करी है कि एक सिविल केस कैसे डिसाइड होता है। तो चलिए इसको समझने के लिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बताने वाला हूं फ्लो चार्ट की हेल्प से कि सिविल केस इंडिया के अंदर कैसे डिसाइड होता है, क्या इतना लंबा ये प्रोसीजर है। तो अब मैं 2 स्लाइड्स के अंदर आपको बताऊंगा कि सिविल केस कैसे डिसाइड होता है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, हमें ये जानने की जरूरत है कि जो सिविल केस है वो किस तरीके से चलेगा, वो कहां पे मेंशन्ड है, वो सीपीसी में मेंशन्ड है। सीपीसी मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा सिविल केसेस के अंदर, वो सीपीसी के अंदर मेंशन्ड है। अब ये जो सीपीसी है इसको 2 पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड किया गया फॉर द कन्वीनियंस। अगर मैं आपको बताऊं, एक जहां पे सारे सेक्शंस मेंशन्ड है, दूसरा जहां सारे ऑर्डर्स और रूल्स मेंशन्ड है। तो जो भी केस चलेगा सिविल केस, वो सीपीसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि यार केस शुरू कैसे होता है, केस को हम सूट भी कहते हैं। तो सूट कोई भी अगर शुरू होगा, इट स्टार्ट्स बाय फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट। प्लेंट क्या होती है, जो आप केस अपने कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर दे रहे हो, उसको आप प्लेंट कहते हो। एंड इट शुड बी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो जो लिमिटेशन एक्ट ने पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है, उसी के अंडर आपको वो फाइल करना है। अगर बहुत ज्यादा डिले हो जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिले है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो डिले को कंडोन कर देता है या नहीं कर देता। एंड प्लेंट के साथ आपको सारे रेलेवेंट एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप बाद में नहीं दे सकते। अगर आप बाद में देना चाहोगे तो उसका प्रोसीजर फिर अलग है। अब जब आपने अपनी प्लेंट फाइल कर दी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 4 सीपीसी का, उसके बाद अब जब वो कोर्ट में आई तो कोर्ट वो प्लेंट को कंसीडर करेगा, और कोर्ट की जब एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ ये प्लेंट ठीक है, तो वो समन्स इशू करेगा या नोटिस इशू करेगा ऑपोजिट पार्टी को। और ये कहाँ मेंशन्ड है, ये ऑर्डर 5 में मेंशन्ड है। अब जब समन्स एंड नोटिस इशू हो गए तो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो समन्स प्रॉपरली सर्व हो जाए या समन्स प्रॉपरली सर्व ना हो। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर समन्स सर्व ही नहीं हुए तो क्या करेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स समन्स सर्व करने का आज की डेट में सबसे आसान तरीका ईमेल और व्हाट्सएप हो गया कोविड आने के बाद, लेकिन पहले की तरह अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जाते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या यूपीसी या इनलैंड पोस्ट कार्ड, इन सब के थ्रू भेजे जाते थे। अगर समन सर्व ही नहीं हुआ है तो अब क्या होगा, रीइश्यूएंस होगा समन का, ताकि उसकी सर्विस हो सके। एंड और किस तरीके से समन सर्व करे जा सकते हैं, इसका भी पूरा प्रोसीजर सीपीसी में मेंशन्ड है। अगर कोई बात नहीं बैठ रही तो न्यूज़पेपर में भी दिया जा सकता है, और अगर किसी लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर ये दे दिया है तो ये मान लिया जाता है कि समन्स सर्व हो गए। ठीक है, तो अब हमने ये स्टेज को समझ लिया है कि यार जब समन सर्व नहीं होते तो समन सर्व कैसे होने हैं। एंड इन केस अगर समन सर्व हो जाते हैं तो 2 सिचुएशंस है, या तो डिफेंडेंट आ जाएगा, यानी कि जिसके ऊपर केस है वो आ जाएगा, या वो नहीं आएगा। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो अब डिफेंडेंट नहीं आता, चाहे समन सर्व हुए हैं चाहे समन सर्व नहीं हुए हैं,
अब हमें यह मानने की जरूरत है कि डिफेंडेंट नहीं आया, अब क्या करेंगे? केस रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका प्रोसीजर ऑर्डर 9 में मेंशन्ड है कि मान लो अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो अब सूट एक्स पार्टे चलेगा। एक्स पार्टे का क्या मतलब होता है? एक्स पार्टे का मतलब होता है इन दी एब्सेंस ऑफ वन पार्टी, यानी कि डिफेंडेंट की एब्सेंस के अंदर अब वो केस चलेगा एंड जो भी डिसीजन फाइनल उसके अंदर आ जाएगा वो डिफेंडेंट पे बाइंडिंग होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि जब हमने री इशुएंस करी थी समन्स की एंड डिफेंडेंट तब आ जाता है तो फिर नॉर्मल तरीके से केस चलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग अगर डिफेंडेंट जिस भी दिन आ गया तो उस दिन की प्रोसीडिंग्स वो अटेंड कर सकता है। लेकिन अगर किसी दिन प्लेंटिफ ही नहीं आया, ठीक है, डिफेंडेंट भी नहीं आया और प्लेंटिफ भी नहीं आया, तो वो सूट सीधा डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि जो प्लेंटिफ है वो इंटरेस्टेड नहीं है केस परस्यू करने में। ठीक है, अब मान लेते हैं डिफेंडेंट आ गया। अब डिफेंडेंट आ गया तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे वो समन सर्व करने पे आया हो चाहे रीइश्यूएंस के ऊपर आया हो। अब नेक्स्ट स्टेज होता है रिटन स्टेटमेंट का, यानी कि जो भी प्लेंटिफ ने अपना क्लेम दिया है उसके ऊपर डिफेंडेंट अब रिटन स्टेटमेंट लेके आएगा। रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के 30 डेज होते हैं, लेकिन जनरली उसको बढ़ा के 90 डेज तक भी किया जा सकता है एंड डिफेंडेंट के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो सबमिट करना चाहता है वो उसको अपनी रिटन स्टेटमेंट के साथ ही फाइल करने होंगे। अब मान लेते हैं कि रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने फाइल कर दी। अब प्लेंटिफ के पास चाहे तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो रिप्लाई कर सकता है रिटन स्टेटमेंट को, जिसको हम रीजॉइंडर कहते हैं। ये ऑप्शनल होता है कि आप चाहो तो जो रिटन स्टेटमेंट उसने दी है उसको आप रिप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर आप ऑब्जेक्शंस या कंटेंशंस रेज कर सकते हो। लेकिन जो प्लीडिंग्स होती हैं कोर्ट में, जिसको प्लीडिंग्स माना जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट को ही प्लीडिंग्स माना जाता है। जो रीजॉइंडर है अकॉर्डिंग टू सीपीसी वो प्लीडिंग्स का पार्ट नहीं होती। अब प्लीडिंग्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज होता है एडमिशन एंड डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स प्लेंटिफ ने फाइल करे हैं, डिफेंडेंट किन किन डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करता है एंड किन किन डॉक्यूमेंट्स को डिनायल करता है, ये दोनों ही पार्टीज करेंगी। एंड उसके बाद जब एडमिशन एंड डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाता है फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का होता है, यानी कि अब क्या होगा कि कोर्ट पूरी प्लेंट पढ़ेगा एंड प्लेंट पढ़ने के बाद ये डिटरमाइन करेगा कि इस केस में क्या क्या इश्यूज हैं। जब वो इश्यूज फ्रेम कर लेगा, इश्यूज का क्या मतलब होता है, इश्यूज होता है वो ब्रॉड पॉइंट्स जिस पे कोर्ट को डिसीजन देना है। तो ये काम सिर्फ कोर्ट का है। कोर्ट इश्यूज डिटरमाइन कर लेगा एंड इश्यूज डिटरमाइन करने के बाद वो ऑर्डर पास कर देगा कि ये सारे इश्यूज है कि जब फाइनल जजमेंट या डिक्री आएगी तो उसमें ये सारे इश्यूज कवर होने चाहिए। अब इश्यूज हो गए तो अब नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास एविडेंस की। अब एविडेंस की स्टेज दो तरीके की होती है। सबसे पहली होती है पीई, जिसको हम प्लेंटिफ एविडेंस कहते हैं, और दूसरी होती है डीई, जिसको हम डिफेंडेंट एविडेंस कहते हैं, डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, जो भी आप इसको कहना चाहो। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि एविडेंस प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना एविडेंस लीड करो। तो जो प्लेंटिफ है वो फाइल करेगा एविडेंस ऑन एन एफिडेविट, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ होगा एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, ठीक है। उसके बाद डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप इसको क्रॉस एग्जामिन करो। इसके अलावा अगर प्लेंटिफ के कोई और विटनेसेस भी हैं तो उनको भी इस एविडेंस की स्टेज के ऊपर बुलाया जाएगा, उनका भी एग्जामिनेशन इन चीफ होगा एंड डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी क्रॉस एग्जामिनेशन की। ऑल्दो एक और तरीके से भी एक नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है री एग्जामिनेशन, लेकिन वो मैं आज की वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहा। वो मैं जब कभी आपको एविडेंस के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि री एग्जामिनेशन क्या होता है। अब सेम या सिमिलर अपॉर्चुनिटी, प्लेंटिफ का एविडेंस खत्म हो गया, अब सेम या सिमिलर अपॉर्चुनिटी डिफेंडेंट को दी जाएगी। अब डिफेंडेंट अपना एविडेंस लेके आएगा एफिडेविट के ऊपर
पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन करे, एंड डिफेंडेंट के अगर कोई और विटनेसेस है तो उनको बुलाया जाएगा एंड उनको भी फिर उनका एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद दोनों पार्टीज का एविडेंस क्लोज हो जाता है और दोनों ही पार्टीज को कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती एविडेंस लीड करने की। एक बार एविडेंस की स्टेज खत्म हो गई, अब फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं दोनों ही पार्टीज के इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेंशंस एंड डिफेंशन। प्लेंटिफ की जो कंटेंशंस है, डिफेंडेंट की जो कंटेंशंस है, जो डिफेंसेस प्लेंटिफ ने लिए हैं या डिफेंडेंट ने लिए हैं, तो इन सब चीजों के लेके फाइनल आर्गुमेंट्स कोर्ट के अंदर होते हैं। समटाइम्स ये फाइनल आर्गुमेंट्स ओरल आर्गुमेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन ये रिटर्न आर्गुमेंट भी हो सकते हैं कि कोर्ट दोनों पार्टीज को बोल सकता है कि आप अपने आर्गुमेंट्स रिटर्न में लेके आओ। उसके बाद जब कोर्ट ये फाइनल कंसीडर कर लेता है, फाइनल आर्गुमेंट्स भी खत्म हो जाते हैं, तो मैटर को जजमेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी, कोर्ट जो है वो जजमेंट या डिक्री मैटर के अंदर दे देता है। फ्रेंड्स, अभी बीच के अंदर कुछ स्टेजेस और भी होते हैं, लेकिन वो हर केस में नहीं आते। रेफरेंस, रिव्यू या रिवीजन के, ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, रिवीजन क्या होता है। वो हर केस में नहीं आते, वो लिमिटेड केसेस के अंदर आते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि कोर्ट ने डिक्री कर दिया, जजमेंट ऑर्डर पास कर दिया और डिक्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं कि फर्स्ट अपील उसकी हो सकती है। फर्स्ट अपील कहां पे मेंशन्ड है? सेक्शन 96 एंड ऑर्डर 41 के अंदर, सीपीसी के अंदर ये फर्स्ट अपील मेंशन्ड है। अब फर्स्ट अपील क्या होती है? मान लो सिविल जज है तो सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, एंड डिस्ट्रिक्ट जज के पास है तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के पास है तो डबल बेंच के पास जाएगा। तो फर्स्ट अपील का ये केस होता है। एंड फिर आपके पास ऑप्शन होता है, अपील के लिए भी टाइम होता है, हर एक केस के अकॉर्डिंग, लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अपील लिमिटेड टाइम के अंदर ही लगानी होती है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर जजमेंट डिलीवर हो गई तो क्या वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाती है? बहुत बड़ा नो। इसके लिए अलग से प्रोविजन सीपीसी के अंदर दिया गया है, दैट इज ऑर्डर 21, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। यानी कि एक बार जब कोर्ट ने डिक्री पास कर दी तो प्लेंटिफ जो होता है, जिसको डिक्री होल्डर भी बोला जाता है, या जो भी डिक्री होल्डर होगा, उसको एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी। और जब वो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कोर्ट सुनेगा तो एग्जीक्यूशन उसकी वो करेगा, तब वो जो डिक्री होल्डर है तो उसको उस डिक्री का बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर सूट जब एक्स पार्टे चला तो यानी कि डिफेंडेंट तो आया ही नहीं, तो यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट का तो पूरा स्टेज ही खत्म हो गया। तो प्लेंटिफ जो है वो अपना एविडेंस सबमिट करेगा। एविडेंस सबमिट करने के बाद कोर्ट सीधा उसके ऊपर जजमेंट पास कर देगा। उसके बाद अपील हो सकती है, एग्जीक्यूशन उसी तरीके से होगी जैसे कि मैंने आपको बताई है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कितना लंबा प्रोसेस होता है एक सिविल केस को डिसाइड होने में, कितने सारे स्टेप्स होते हैं, क्यों पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। और मेरा ये पर्सनली मानना है, चाहे ये प्रोसेस कितनी भी लॉजिकल क्यों ना हो, लेकिन जब तक इसको कट शॉर्ट नहीं किया जाता, जब तक बहुत सारे जजेस अपॉइंट नहीं करे जाते, तब तक पेंडेंसी कोर्ट्स के अंदर बढ़ती चली जाएगी। जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल काम है। एक केस को ऐसे बताते हैं कि डिसाइड होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं वो पूरा प्रोसेस आप समझ चुके हो। मैं फ्यूचर के अंदर वीडियो अब क्रिमिनल केस के ऊपर बनाऊंगा कि एक क्रिमिनल केस की पूरी जर्नी क्या होती है, कंप्लेंट फाइल होने से और अपील तक की, और सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।